इट इज चेंज इन पोस्चर और पोजीशन। और अगर पोस्चर या पोजीशन बदल रही है तो हम बोलते हैं मूवमेंट। जैसे इधर देखिए, मैं एक जगह से चलकर दूसरी जगह पे चला गया, ये क्या है? लोकोमोशन। और ये मूवमेंट भी है, ये क्या है? मूवमेंट भी है। यानी कि ये लोकोमोशन भी है और ये मूवमेंट भी है, ठीक है। लेकिन अब मैंने अपने हाथ को, मेरा हाथ है, मैंने अपने हाथ को, देखो मेरी वीडियो में मैंने हाथ को ऊपर करा, नीचे करा, ऊपर करा, नीचे करा, तो ये जो हाथ की जो है ये क्या है? ये मूवमेंट है, पोजीशन बदल रही है। लेकिन हाथ मेरी बॉडी से अटैच है, ये हाथ बॉडी से अटैच है, अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा, तो ये जस्ट मूवमेंट है, ये लोकोमोशन नहीं है। नहीं बात समझ में आई? यस सर। आ गई। ठीक है, यानी कि इससे ये कॉन्सेप्ट निकला कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। यानी कि अगर लोकोमोशन है तो मूवमेंट तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मूवमेंट है तो लोकोमोशन है। लोकोमोशन तभी होगा जब प्लेस चेंज होगा। नहीं बात समझ में? यस सर। अरे सीख रहे हो तो बोलो, नहीं सीख रहे हो तो मना करो। चलिए तो अब बेटा मोमेंट्स कहाँ कहाँ पर होती है? देखो बेटा, मोमेंट्स होती है हमारे बॉडी पार्ट्स में। मेरी बात सुनो, हमारे बॉडी के अंदर दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट और एक होते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट। तो दो तरीके की मूवमेंट हो गई, एक हो गई एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स मूवमेंट और एक हो गई इंटरनल बॉडी पार्ट्स मूवमेंट। तो वहां पर यहाँ पर आपको एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले लिखा हुआ है बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट। सबसे पहले मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट शो मूवमेंट एसेंशियल फॉर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बेटा एक बात बताओ, मूवमेंट होगी तो किसी पर्पज की वजह से होगी ना, किसी चीज के लिए होगी, वैसी मूवमेंट कर लेगा आदमी। बोलो, पर्पस के लिए होगी सर, पर्पस के लिए होगी। हाँ, तो बेटा तो अब सबसे पहले है एक्सटर्नल बॉडी पार्ट मूवमेंट। तो बेटा देखिए, यहाँ पर बच्चे ने बना भी रखा है, ये है ट्रंक। ट्रंक क्या होता है बेटा? इधर सुनिए, म्यूट कर दे सब लोग, म्यूट। हाँ, धड़ कहते हैं। ट्रंक का मतलब होता है थोरेक्स वाला पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट को एक साथ जोड़ दें तो बोलते हैं ट्रंक, ठीक है। तो होता क्या है, मेरी बात को सुनो। पहला एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप लोग याद करने, कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लेते, लिखा है टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी लिम्स हेड ट्रंक एटसेट्रा प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। आप जब चलते हो, चलते समय या खड़े होते समय आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? एक तो हेड करता है, एक ट्रंक करता है और एक पैर करते हैं। अरे तीनों चीजें अगर बैलेंस में होंगी तभी तो बॉडी बैलेंस पे खड़ी होगी। यस सर। अरे बोलिए। तो उस बैलेंस को बनाने के लिए हमारे पैरों में भी मूवमेंट होती है, हमारे ट्रंक के अंदर भी मूवमेंट होती है और हमारे हेड के अंदर भी मूवमेंट होती है, तभी तो बैलेंस बनता है। ऐसे ऐसे नहीं करते हम बैलेंस बनाने के लिए। अरे बोलो। यस सर। तो ये क्या है? ये कौन सी मूवमेंट हुई? एक्सटर्नल, इंटरनल? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल है द मूवमेंट ऑफ लिम्स, अपेंडिजेस, जॉ, टेंटिकल्स, टंग इन ऑर्गेनिज्म हेल्प टू कैप्चर द फूड। ठीक है, देखिए अब आप जब खाना खाते हो तो अपने हाथों से उठाकर खाना खाते हो, यानी कि मूवमेंट ऑफ लिम, ठीक है। या जो हाइड्रा के अंदर टेंटिकल्स होते हैं ऊपर की तरफ, उन टेंटिकल्स की हेल्प से वो क्या करता है? प्रे को कैप्चर करता है। या कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे टाइगर, ये अपनी जॉ की हेल्प से क्या करते हैं? जॉ मूवमेंट की हेल्प से हिरन को पकड़ लेते हैं, यानी कि प्रे को पकड़ लेते हैं। या कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपनी टंग को बाहर की तरफ फेंकते हैं, उनकी टंग आगे से बाइफिट होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे स्नेक, और वो अपने बाहर की तरफ फेंकता है टंग को और फिर उसको क्या करता है? प्रे को कैप्चर करके मुंह में ले लेता है। अरे बोलिए, तो ये सारी मूवमेंट्स किसका एग्जाम्पल है? तो मूवमेंट एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। अरे नहीं समझ में आ रही बात? अरे जो भी मूवमेंट बॉडी से बाहर हो रही है वो एक्सटर्नल है। अगला है मूवमेंट ऑफ लिम्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंजेशन, यानी कि इनटेक ऑफ फूड, डिफेंस मैकेनिज्म एंड लोकोमोशन एटसेट्रा। आप एक वो बताओ, आपके हाथ पैरों में मूवमेंट होती है, किस चीज के लिए होती है? अगर हम हाथ की बात करें तो आप जो खाने को उठाते हो, उठा के मुंह में ले जाते हो, दिस इज कॉल्ड इंजेशन। इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। तो किसकी हेल्प से हो रहा है? लिम्ब मूवमेंट्स की हेल्प से।
ठीक है, आपके ऊपर किसी ने अटैक किया और अपने हाथ से उसको रोक लिया, दैट इज कॉल्ड, ये भी तो लिम्ब मूवमेंट है। किसको किस में हेल्प करी इसने? डिफेंस में। या आप एक जगह से चलकर दूसरी जगह पहुंच गए तो वो उसमें आपके पैरों ने हेल्प करी, लिम्ब्स ने तो हेल्प करी। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स मूवमेंट। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब आता है मूवमेंट्स ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स। हमारी बॉडी के अंदर की तरफ भी मूवमेंट होती हैं। देखिए दो एग्जांपल्स आपको जो समझ में आएगा, पहली मूवमेंट क्या है और फिर सेकंड मूवमेंट क्या है। आप एक वो बताओ, आप खाने को बक्कल कैविटी में लेते हो और बक्कल कैविटी के बाद उसको सोलाइंग कर लेते हो, निगल लेते हो, और निगलने के बाद वो पहुंचता है ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस में होती है पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट, यानी कि मस्कुलर मूवमेंट होती है जिनको बोलते हैं पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट, और उस मूवमेंट की वजह से फूड कंडक्ट होकर आपके स्टोमक में चला जाता है। तो जो पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट है वो किसका एग्जाम्पल है? इंटरनल बॉडी पार्ट मूवमेंट। इंटरनल। ठीक है, तो वही लिखा है पहला एग्जांपल, द फूड फ्रॉम द माउथ मूव्स टू द स्टोमक फॉर डाइजेशन थ्रू द पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट ऑफ द ईसोफेगस। सेकंड एग्जांपल सुनिए, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो हार्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड एक प्रेशर के साथ बाहर निकलता है और फिर वो प्रेशर के साथ बाहर निकल के पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। अरे बोलिए बोलिए, सर्कुलेट हो जाता है ना। तो ये मूवमेंट भी कौन सी है? यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो है ये भी तो एक मूवमेंट है। ये मूवमेंट भी किसका एग्जांपल है? इंटरनल बॉडी पार्ट्स मूवमेंट का। किसका एग्जांपल है? इंटरनल बॉडी पार्ट्स मूवमेंट। तो वही लिखा है, पंपिंग ऑफ हार्ट फॉर सर्कुलेटिंग ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो मेरे ख्याल से अब आप आराम से, यानी कि पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट और ब्लड सर्कुलेशन इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स मूवमेंट। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जो ब्लड मूव करा तो ब्लड एक जगह से दूसरे ऑर्गन्स पे चला गया, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में चला गया, तो ये मूवमेंट तो है, क्या ये लोकोमोशन भी है? नो, ये लोकोमोशन नहीं है। क्यों नहीं हो लोकोमोशन? क्योंकि ऑर्गन जो है वो एक बॉडी के अंदर ही तो है, इनसाइड द बॉडी है, तो बॉडी तो एक ही है, उसी के अंदर तो मूव कर रहा है वो। अरे नहीं, बात समझ में आई। हाँ, मूवमेंट तो हुआ, बट अगर इन रिस्पेक्ट टू ऑर्गन्स देखें बेटा, लोकोमोशन हुआ ना, मेरी बात सुनो, दूसरे ऑर्गन तक गया। मेरी बात सुनो, बॉडी की मूवमेंट को बोलते हैं लोकोमोशन। बॉडी के अंदर अगर मूवमेंट हो रही है तो वो लोकोमोशन नहीं है। ओके सर, ठीक है, तो जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा रहा है, तो दिस इज नॉट ए लोकोमोशन, इट इज ओनली जस्ट ए मूवमेंट। तो वही चीज यहाँ लिखी है कि मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी इज नॉट लोकोमोशन। वो लोकोमोशन नहीं है, वो क्या है? इंटरनल मूवमेंट। समझ में आया नहीं आया सबको? यस सर। चलिए अब आता है बेटा टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो अगर हम बेटा ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर देखें तो सेल्स में 3 तरीके की मूवमेंट होती हैं। कितने टाइप की मूवमेंट होती हैं ह्यूमन सेल्स में? 3 टाइप की मूवमेंट होती है। एक होती है बेटा जिसमें स्यूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट होती है, जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडियल मूवमेंट या अमीबॉइड मूवमेंट। सेकंड जो होती है बेटा मूवमेंट, वो होती है सीलिया के थ्रू, जिसको बोलते हैं सीलियरी मूवमेंट। और थर्ड जो होती है बेटा मसल्स के थ्रू होती है, जिनको बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट। तो 3 तरीके की मूवमेंट होती है ह्यूमन सेल में। कौन कौन सी मूवमेंट बताई? अमीबॉइड और अमीबॉइड मूवमेंट यानी कि स्यूडोपोडियल मूवमेंट, सीलिएटेड मूवमेंट और सीलियरी मूवमेंट, और एक होती है मस्कुलर मूवमेंट। तो देखो लिखा है 3 बेसिक टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर एक्सिबिटेड बाय सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में 3 तरीके की मूवमेंट्स जो है शो होती हैं। सबसे पहली है बेटा अमीबॉइड मूवमेंट। देखो अमीबॉइड मूवमेंट के बारे में समझ लो पहले। ठीक है, देखो दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। अब जैसे बेटा ये अमीबा है, देखो अमीबा की कोई शेप नहीं होती, तो ये अमीबा है। ठीक है, अब जैसे ही अमीबा किसी सरफेस को टच करता है, जैसे सपोज इसने इस सरफेस को टच किया, ठीक है, तो जब नेक्स्ट जो होगा, जब इस सरफेस से टच करता है, ठीक है, तो ये देखिए ये जो सरफेस से टच किया तो यहां पे ये क्या बन गए? ये क्या बन गए? स्यूडोपोडिया। क्या बन गए? स्यूडोपोडिया। और स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स,
False feet. पोर्टा का मतलब फीट, यानी कि फॉल्स फीट होते हैं। False feet. ये फॉल्स फीट होते हैं। अरे बेटा म्यूट कर दो। फॉल्स फीट होते हैं स्यूडोपोडिया, और ये जो है ये इसको बोलते हैं सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम यानी कि सरफेस है ये। तो जब सरफेस पे टच करता है अमीबा तो क्या बन जाते हैं? स्यूडोपोडिया बन जाते हैं। अब ये स्यूडोपोडिया बनते कैसे हैं? इस तरीके से मान लो, अब देखो बेटा इसके अंदर क्या फील्ड होगा? प्रोटोप्लाज्म। क्या फील्ड है जल्दी बताओ? प्रोटोप्लाज्म। तो आप लोगों ने एक चीज देखी है, जैसे गुब्बारे, ऐसे पहले विजुअलाइजेशन लो, आपने गुब्बारे में पानी भर लिया, और गुब्बारे में जब पानी भरोगे तो गुब्बारे को जैसे ही दबाओगे तो उसकी आगे की तरफ पानी के प्रेशर की वजह से चोंच निकल जाती है। यानी कि जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे को अगर आप दबाओगे यहाँ से और यहाँ से, तो गुब्बारे में आगे की तरफ एक चोंच सी निकल जाती है ऐसे पानी के प्रेशर। अरे बोलो। यस सर। है सेम इसी। तो यानी कि ये क्यों निकली? क्योंकि जब आपने इसको दबाया तो फ्लूइड आगे की तरफ, वाटर आगे की तरफ मूव करा, और उसने प्रेशर डाला सरफेस पे, और सरफेस पे प्रेशर डालने की वजह से सरफेस आगे की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लिया, जिसको हमने नाम दिया स्यूडोपोडिया। सेम इसी तरीके से अमीबा में होता है। अमीबा का प्रोटोप्लाज्म आगे की तरफ स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से स्यूडोपोडिया बनते हैं। तो स्यूडोपोडिया बनने का कारण क्या है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अरे बात समझ में आई नहीं आई? आ गई सर। यस सर। आ गई, ठीक है। Yes, sir. और इन स्यूडोपोडिया की हेल्प से जो है बेटा किस किस में लोकोमोशन होता है? पहला एग्जांपल है अमीबा। अमीबा आपके सामने एग्जांपल हो गया। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में दो एग्जांपल होते हैं जिनके अंदर स्यूडोपोडिया बनते हैं। एक तो WBC सेल्स, जिनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट सेल्स, और सेकंड होती है मैक्रोफेज सेल्स। ठीक है। तो बेटा ये जो WBC और मैक्रोफेज सेल्स होती हैं, तो अगर ब्लड हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर कर जाए, जैसे कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाए, तो उस बैक्टीरिया को पूरी बॉडी में सर्च आउट करने का काम WBC और मैक्रोफेज किसकी हेल्प से करते हैं? स्यूडोपोडिया की हेल्प से। किसकी हेल्प से करते हैं? Pseudopodia. क्लियर हुआ आप लोगों को? नहीं आई ये बात समझ में? Yes. आ गई सर। ठीक है। देखिए तो देखिए लिखा है, और जो पॉइंट मैंने बताए सिर्फ वही पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे। देखो लिखा है, ड्यू टू स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म द सरफेस ऑफ सेल फॉर्म फॉल्स फीट और स्यूडोपोडिया। क्लियर है? एग्जाम्पल जैसे अमीबा में मिलता है स्यूडोपोडिया, WBC यानी कि ल्यूकोसाइट से मिलता है, और मैक्रोफेज। अब एक पॉइंट लिखा हुआ है देखो यहाँ, ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेज ट्रेवल टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू एनगल्फ द एंटीजन और पैथोजन विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए अब आते हैं बेटा सीलियरी मूवमेंट। ये सीलियरी मूवमेंट क्या होती है? पहली बात तो सीलिया क्या होते हैं? देखो बेटा, जैसे ये एक सेल है, तो सेल का जो सरफेस होता है, सेल सरफेस जिसको बोलते हैं, वो आगे की तरफ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है। इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम नाम देते हैं सीलिया। ठीक है। और ये सीलिया हेल्प किस में करते हैं? इन सीलिया, ये सीलिया हेल्प करते हैं किसी भी चीज की मूवमेंट को बढ़ा देते हैं। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उन सभी चीजों के मूवमेंट को स्पीड अप कर देते हैं, क्योंकि एक झाड़ू की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? कि ये झाड़ू की तरह काम करते हैं, यानी कि मूवमेंट्स को बढ़ा देते हैं। अरे बेटा समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे हो? यस सर। ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा है, तो जो मैंने पॉइंट समझाया है बिल्कुल सेम यहाँ पर वही लिखा हुआ है। देखो लिखा है, द फ्री सरफेस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैज शॉर्ट फाइन हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीलिया। द मूवमेंट ऑफ दीज प्रोजेक्शन सीलिया इज कॉल्ड सीलियरी मूवमेंट। जैसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल है द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी सच एज रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनर लाइनिंग पे सीलिया मिलते हैं, बताए थे आपको। और उन सीलिया का काम क्या होता है? हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके इनर साइड में प्रेजेंट होती है म्यूकस सेल्स, जिनसे लगातार म्यूकस रिलीज होता है, जिनकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक मॉइस्ट बना रहता है। ठीक है।
तो अब जो वो म्यूकस बन रहा है, अगर वो म्यूकस अंदर की तरफ चला जाएगा तो लंग्स के अंदर एल्वोलाई में फिल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर फिल्ड नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमें ब्रीथिंग में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो उस म्यूकस को बाहर की तरफ धकेलने का काम कौन कर रहा है? सीलिया कर रहा है, झाड़ू की तरह। और वो धकेलते धकेलते सीलिया से कहाँ जाता है? हमारे थ्रोट में आ जाता है, और थ्रोट में आके इकट्ठा हो जाता है, और फिर हम थ्रोट से उसको क्या कर देते हैं? कफ की फॉर्म में एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। नहीं बात समझ में आई? आ गई सर। Yes, sir. आगे और बेटा फैलोपियन ट्यूब में भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो जब ओवरी से एग रिलीज होकर या ओवम रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो फैलोपियन ट्यूब से वो यूट्रस तक किसके हेल्प से जाता है? सीलिया की हेल्प से जाता है। Cilia. ठीक है, नहीं बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. तो देखो लिखा है इन ओविडक्ट, ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब को ही बोलते हैं। सीलिया प्रोवाइड द मोटिव फोर्स फॉर द पैसेज ऑफ ओवा, ओवा का मतलब एग। ठीक है, थर्ड है कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ सीलिया इन ट्रैकिया हेल्प इन द रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल इनहेल्ड अलोंग द एटमॉस्फेरिक एयर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं और इनहेल करने की वजह से एयर के साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, तो उन डस्ट पार्टिकल्स को बाहर की तरफ एलिमिनेट करने में भी कौन हेल्प करते हैं? सीलिया। कौन हेल्प करते हैं? Cilia. क्लियर है सबको? चलिए, अगली मूवमेंट का नाम है बेटा, जो थर्ड मूवमेंट ह्यूमन सेल के अंदर होती है, डेट इज कॉल्ड मस्कुलर मूवमेंट। ये मस्कुलर मूवमेंट तो बेटा इसी मस्कुलर मूवमेंट की वजह से तो सारी मूवमेंट हो रही है। मैं आपसे बात किसकी हेल्प से कर पा रहा हूँ? मस्कुलर मूवमेंट की वजह से, क्योंकि लैरिंग्स के अंदर क्या है? मसल्स हैं। मेरी जो टंग लोकेट हो रही है बोलते समय, जो मैं हिला रहा हूँ अपनी टंग को, वो किसकी हेल्प से मूवमेंट करा रहा हूँ? मसल्स की हेल्प से। मैं अपने हाथ पैर को हिला रहा हूँ, किसकी हेल्प से? मसल्स की हेल्प से। अरे बोलिए, मैं जो बोलते समय अपने दांतों को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, यानी कि जॉ मूवमेंट करा रहा हूँ, वो भी किसकी वजह से? मसल्स की वजह से। सारे काम ही हमारे मस्कुलर होते हैं। यस या नो? यस। अब जैसे मैं इस जगह पर खड़ा हूं और मैं चलकर इस जगह से दूसरी जगह गया, तो जो मेरे पैरों की मसल्स हैं उनमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा। कॉन्ट्रैक्शन, उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारे जो बोन्स हैं उनमें मूवमेंट होगी और हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। अरे नहीं बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, हाँ। तो देखो लिखा है इन ह्यूमंस मूवमेंट ऑफ लिम्स, जॉ, टंग एंड other body part occur due to contraction of muscles. The muscles contract and relax rhythmically to produce movement and are used effectively for locomotion. और वो किसके लिए यूज किया जाता है? लोकोमोशन के लिए। लोकोमोशन के लिए। ठीक है, चलिए अब एक नोट पॉइंट में एक पॉइंट बता देते हैं। अच्छा, अब सीलिया और फ्लैजिला दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटा देखो, सीलिया जो होती है, सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही आउट ग्रोथ हैं सेल सरफेस की। दोनों ही आउट ग्रोथ हैं सेल सरफेस की। सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजिला बड़े होते हैं। नई बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। तो बेटा फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट्स कहाँ कहाँ पर होती है वो बताया है। तो देखो लिखा है सीलिया एंड फ्लैजिला आर द आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसकी आउट ग्रोथ है? सेल मेम्ब्रेन की। बस डिफरेंस इस बात का है कि सीलिया छोटे होते हैं और फ्लैजिला बड़े होते हैं। अगला है फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं बेटा स्पर्म्स को। तो बेटा क्या होता है, जब इजेकुलेशन होता है और जब सीमेन रिलीज होके फीमेल की वेजाइना में जाता है, ठीक है, तो सीमेन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्लैंडुलर सिक्रीशन और एक होता है स्पर्म्स, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। तो जब स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स रिलीज होके वेजाइना में चले जाते हैं, तो वो वेजाइना से फैलोपियन ट्यूब तक जाने के लिए किसकी हेल्प से जाएंगे? तैर के स्विमिंग करके जाएंगे। किसकी हेल्प से स्विमिंग करके जाएंगे? फ्लैजिला की हेल्प से। तो यानी कि फ्लैजिलर मूवमेंट किसके अंदर मिलेगी? स्पर्म्स के अंदर, यानी कि स्पर्मेटोजोआ। पहला एग्जांपल समझ में आ गया? हाँ। सेकंड एग्जांपल है मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। जो बेटा स्पॉन्जेस होते हैं, अगर आप स्पॉन्जेस को देखें तो स्पॉन्जेस के अंदर भी फ्लैजिलर मूवमेंट मिलती है। कैसी मूवमेंट मिलती है? फ्लैजिलर मूवमेंट मिलती है, जिसकी वजह से वाटर कैनाल सिस्टम रेगुलेट होता है। ये क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। इधर देखिए
स्पॉन्ज जो होते हैं, स्पॉन्ज, अगर स्पंज की बॉडी देखें, इस तरीके से स्पंज की बॉडी होती है। इसमें एक बड़ी सी ओपनिंग होती है जिसको हम नाम देते हैं ऑस्क्यूलम। क्या नाम देते हैं? ऑस्क्यूलम। ठीक है, हाँ। और इसके अंदर जो कैविटी होती है स्पंज के, दैट इज कॉल्ड स्पंजोसील कैविटी। कौन सी कैविटी होती है? और स्पंजोसील कैविटी जिस सेल से लाइंड होती है चारों तरफ से, उस सेल्स को हम नाम देते हैं कोइनोसाइट सेल्स। ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम नाम देंगे, और इनमें फ्लैजिला होते हैं। कोइनोसाइट्स में फ्लैजिला होते हैं, तो इन सेल्स को हम नाम देते हैं कोइनोसाइट सेल। और चूंकि इसमें फ्लैजिला होते हैं इसलिए इनको फ्लैजिलेटेड सेल भी कहते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। बोलो। यस सर। और ये अंदर वाली क्या हो गई? स्पंजोसील कैविटी। ठीक है, अब इनके सरफेस पे छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं। इन छोटी छोटी ओपनिंग को हम नाम देते हैं ऑस्टिया। क्या नाम देते हैं? ऑस्टिया। और ऑस्टिया यहाँ पे माउथ का काम करते हैं एक तरीके से, और ऑस्क्यूलम यहाँ पर एनस का काम करते हैं। इसका मतलब इन ऑस्टिया के थ्रू वाटर अंदर एंटर करेगा, वाटर अंदर एंटर करेगा। ठीक है, वाटर अंदर एंटर करेगा ऑस्टिया के थ्रू। इसका मतलब मल्टी ओपनिंग से वाटर अंदर एंटर करेगा, और अल्टीमेटली ये वाटर कहाँ पहुंचेगा? स्पंजोसील कैविटी में पहुंचेगा। और स्पंजोसील कैविटी किससे लाइंड है? फ्लैजिलेटेड सेल्स से। तो उन फ्लैजिला के थ्रू वाटर की मूवमेंट्स टुवर्ड्स द ऑस्क्यूलम होगी, और फिर वाटर ऑस्क्यूलम से बाहर आ जाएगा। यानी कि मल्टी ओपनिंग से वाटर एंटर करा और सिंगल ओपनिंग से बाहर चला गया, तो उसको जो मूवमेंट प्रोवाइड करी वो किसने प्रोवाइड करी? फ्लैजिला ने। तो ठीक है, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। क्या बोलते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम। और वाटर कैनाल सिस्टम को रेगुलेट करने का काम कौन कर रहे हैं? फ्लैजिला। कौन कर रहे हैं? फ्लैजिला। फ्लैजिला। क्लियर है सबको? अरे बोलो तो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। और एक तीसरा एग्जाम्पल हो रहा है लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन लाइक यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर जो लोकोमोशन होता है बेटा, वो भी फ्लैजिला की हेल्प से होता है। इसका मतलब फ्लैजिलल मूवमेंट के 3 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, एक तो स्पर्म, एक स्पॉन्जेस और एक यूग्लिना। क्लियर है सबको? बोलो। अच्छा, अब देखिए लोकोमोशन के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, और थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। देखो बेटा, लोकोमोशन का मतलब है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक प्लेस से चलकर आप दूसरे सब प्लेस पे चले गए। ये क्या है? लोकोमोशन हो गया। अरे बोलिए। ठीक है, तो देखो लिखा है द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या लोकोमोशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में? ये दोनों में होता है। दोनों में होता है। तो देखो लिखा है इट अकर इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अरे क्लियर है? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अगला पॉइंट है देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर विच आर एसेंशियल फॉर बोथ मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। यानी कि कुछ एनिमल्स में ऐसी स्ट्रक्चर मिलती हैं जो लोकोमोशन में भी हेल्प करती हैं और साथ ही साथ मूवमेंट भी करती हैं। क्या करती हैं? लोकोमोशन। अब ऐसी स्ट्रक्चर्स में बता रहा हूं जिनमें मूवमेंट्स के साथ साथ लोकोमोशन भी हो रहा है। ठीक है, जैसे यानी कि मूवमेंट में भी हेल्प कर रही है, लोकोमोशन में। तो 3 एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 3-4 एग्जांपल। जैसे पहला एग्जांपल है हाइड्रा। देखो बेटा, हाइड्रा के अंदर ये टेंटिकल्स होते हैं, दिखाई दे रहे हैं टेंटिकल, और टेंटिकल्स के ऊपर होती है निमेटोसिस सेल्स। तो बेटा ये निमेटोसिस सेल्स क्या करती हैं? प्रे को पकड़ने में हेल्प करती हैं, कैप्चर करने में हेल्प करती हैं। तो पहला फंक्शन तो टेंटिकल्स का क्या हो गया? कैप्चर द प्रे। और सेकेंड फंक्शन हो गया, जैसे हम अपने पैरों पे खड़े होकर चलते हैं, ऐसे टेंटिकल्स भी अपने हाइड्रा भी अपने टेंटिकल्स पे खड़ा हो जाता है और खड़े होकर चलता है। तो यानी कि टेंटिकल्स के 2 फंक्शन हो गए यहाँ पर, एक तो लोकोमोशन और दूसरा कैप्चर द प्रे। तो देखो लिखा है हाइड्रा यूज टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एज वेल एज लोकोमोशन। नई बात समझ में आई? बोलो।
सेम इसी तरीके से जो पैरामीशियम होता है बेटा, पैरामीशियम में सीलिया होते हैं और वो दो चीज़ों में हेल्प करते हैं, एक तो इंजेशन में हेल्प करते हैं यानी कि मूवमेंट ऑफ फूड, और सेकंड लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ऐसे ही अमीबा में स्यूडोपोडिया होते हैं, स्यूडोपोडिया एक तो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और एक कैप्चर द प्रे में हेल्प करते हैं। सेम इसी तरीके से ह्यूमन के अंदर लिम्स होते हैं और लिम्स की वजह से आदमी हम पैरों की वजह से एक जगह से चल के दूसरी जगह भी जा सकते हैं और हाथ की वजह से हम खा भी सकते हैं खाने को, ठीक है। तो यानी कि 4 चेंज इन बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन दोनों में हेल्प कर रहे हैं। बताओ समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। आया। चलिए अब अगला आता है फंक्शन ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन के क्या क्या फंक्शंस हैं देखिए। पहला फंक्शन है बेटा लोकोमोशन का प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड। बेटा हम क्या करते हैं, फूड को लेने के लिए फूड हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाते हैं, ठीक है, यानी कि प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड। सेकंड है सर्चिंग एंड बिल्डिंग शेल्टर। हम रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए, ठीक है, सर्च करने के लिए, उसको बनाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, ठीक है। फाइंडिंग ए मेट, हम रिप्रोडक्शन के लिए मेटिंग पार्टनर को ढूंढते हैं, वो भी हम पैरों की हेल्प से लोकोमोशन करके घूमते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर, यानी कि जैसे हिरन और शेर है, तो शेर हो गया प्रीडेटर और हिरन हो गया प्रे। तो जब प्रीडेटर प्रे के ऊपर अटैक करता है तो बेटा हिरन अपने आप को बचाता कैसे है, भागकर। तो भागता किसके थ्रू है, वो पैर के थ्रू, एक जगह से दूसरी जगह भाग जाता है, तो यानी कि प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है लोकोमोशन। अगला है सर्चिंग सुइटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड। बेटा देखो बच्चों को पैदा करने के लिए या ठीक है अच्छी ब्रीडिंग अच्छे ब्रीडिंग ग्राउंड का होना जरूरी है। जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो रहते मैरीन वाटर में है लेकिन बच्चे देने के लिए फ्रेश वाटर में आते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो फ्रेश से मैरीन वाटर में जाते हैं, तो यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन करके जाते हैं ताकि बच्चे पैदा कर सके, ठीक है। अगला है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है कोई एनिमल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया लोकोमोशन करके। तो ये सारे के सारे पर्पस जो होते हैं किसकी हेल्प से परफॉर्म्ड होते हैं, लोकोमोशन की हेल्प से। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है, आई सर। तो बताओ लोकोमोशन और मूवमेंट अच्छे से क्लियर हो गया आपको टॉपिक? यस सर। ठीक है, इससे बाहर ना आएगा ना कभी आया है। इतना पढ़ लोगे बहुत जिंदगी सफल हो जाएगी, नीट की टॉप रैंकर बन जाओगे एकदम। चलिए अगला है टॉपिक का नाम मसल्स। अगला टॉपिक क्या है? मसल। चलिए मसल्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। पहले नॉर्मल बात करते हैं ताकि आपके माइंड में चीजें बैठती चली जाएं। देखो बेटा मसल्स का ऑलरेडी हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं। मसल्स 3 टाइप की मैंने मसल्स आप लोगों को बताई थी। एक बताई थी स्केलेटल मसल जो कि वॉलंटरी नेचर होती है, जो हमारी विल पावर से रेगुलेट होती है, और सेकंड बताई थी स्मूथ मसल्स, और थर्ड बताई थी कार्डियक मसल। स्मूथ और कार्डियक मसल्स दोनों इनवॉलंटरी होती हैं, वो हमारी विल पावर से रेगुलेट नहीं होती, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मसल्स होती हैं बेटा, मसल्स की ओरिजिन कैसी होती है, कौन सी जर्म लेयर से मसल्स बनती है, मेसोडर्म से बनती है, ठीक है। और जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है, वो एक स्पेशलाइज्ड सेल से बनते हैं। उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम नाम देते हैं मायोसाइट सेल्स। क्या नाम देते हैं? मायोसाइट सेल्स। तो मायोसाइट सेल्स आपस में एक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ जाते हैं और जुड़ के मायोसाइट से क्या बन जाते हैं, मस्कुलर टिश्यू बन जाते हैं, और मस्कुलर टिश्यू से मसल्स बन जाती हैं। बोलो यस या नो? ठीक है। अच्छा, हमारी बॉडी में टोटल कितनी मसल्स होती हैं? 639 मसल्स हैं टोटल। बॉडी के अंदर कितनी मसल्स है टोटल? 639। हाँ, तो पहले तो यही पॉइंट है, देखो लिखा है मसल्स इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम जर्म लेयर मेसोडर्म। किससे बनते हैं? मेसोडर्म से। अगला है द मस्कुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मायोसाइट्स। दीज मायोसाइट सेल्स आर बाउंड टुगेदर बाय ए कनेक्टेड टिश्यू एंड फॉर्म मस्कुलर टिश्यू। बताया तभी? यस सर। चलिए अगला पॉइंट है ए ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 639 मसल्स। कितनी मसल से बनी हुई हैं? 639। विच हैव यूनिक प्रॉपर्टी लाइक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। सबसे पहले बेटा मसल्स के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है? कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है मसल्स के अंदर? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, यानी कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, रिलैक्सेशन होता है। तो पहली कॉन्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी को मसल्स की क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। सेकंड बेटा
मसल्स के अंदर क्या होती है, एक्साइटेबिलिटी। जैसे आप लोगों को मैंने न्यूरॉन्स के बारे में बताया था, मैंने कहा था न्यूरॉन्स जब रेस्टिंग स्टेज में होते हैं तब भी उनके अंदर क्या होता है, एक पोटेंशियल रहता है जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल रहता है उनके अंदर, इसीलिए उनको एक्साइटेबल सेल्स कहा जाता है न्यूरॉन्स को। सेम इसी तरीके से मसल्स के अंदर भी रेस्टिंग पोटेंशियल हमेशा रहता है, इसलिए ये भी एक्साइटेबल सेल्स हैं। तो अगर आपसे पूछें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्साइटेबल सेल्स, तो आप कहोगे न्यूरॉन्स एंड मसल्स, मसल फाइबर बोथ। क्या बोलोगे? न्यूरॉन, मसल और मसल फाइबर बोथ। ठीक है। अच्छा, अगला है बेटा इलास्टिसिटी। मसल्स के अंदर बेटा इलास्टिसिटी भी होती है, यानी कि मसल्स को अगर, जैसे मसल्स एक रबड़ की तरह होती है, जैसे आप मसल्स को दबाओगे तो दबाने के बाद वो जितनी लेंथ है उसका, उस लेंथ का 1/3 या 1/2 तक वो क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, यानी कि 1/3 या 1/2 तक वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और जब आप उसे छोड़ दोगे तो वो वापस अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। तो यानी कि जो मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और रिलैक्सेशन में। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? इलास्टिसिटी। एंड अगला आती है प्रॉपर्टी एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब है बेटा एक मसल फाइबर से इंपल्स दूसरी मसल फाइबर में ट्रांसफर हो सकती है। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिबिलिटी। तो ये चारों प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, ये सारी की चारों प्रॉपर्टी किसके अंदर मिलती हैं, मसल्स के अंदर मिलती हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को? ठीक है। अब हमारी बॉडी का जो वेट होता है, टोटल वेट का 40 से 50% वेट कौन बनाता है, मसल्स ही तो बनाती हैं। देखो लिखा हुआ है, दे मेक अप अबाउट 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट इन एडल्ट ह्यूमन। यानी कि एडल्ट ह्यूमन में हमारी बॉडी का 40 से 50% पार्ट कौन बनाता है, जल्दी बताएं? मसल्स। हाँ, अच्छा। अब इलास्टिसिटी अभी जो समझाया था वही मैं बता रहा हूँ। देखो लिखा है, द मायोसाइट्स हैव एन एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन शॉर्टन बाय 1/3 to 1/2 ऑफ देयर लेंथ ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड देन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल लेंथ। दिस प्रॉपर्टी ऑफ शॉर्टनिंग एंड देन रिटर्निंग टू रिलैक्स स्टेट ऑफ ए मसल इज फाइबर इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। बताई थी अभी आप लोगों को? यस सर। अच्छा, अब मसल्स में बेटा कॉन्ट्रैक्शन किस किस वजह से हो सकता है बेटा? वो नर्व की वजह से भी हो सकता है, हार्मोन्स की वजह से भी हो सकता है, मैकेनिकल छूने की वजह से भी हो सकता है, थर्मल टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है और केमिकल की वजह से भी हो सकता है। तो लिखा है ए स्टिमुलस सच एज नर्व इंपल्स, हार्मोन, मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल स्टिमुलस आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन ऑफ मसल विच देन कॉजेज मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है, मसल कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्ट्रैक्शन नर्व की वजह से भी हो सकता है, हार्मोन की वजह से भी हो सकता है, मैकेनिकल यानी कि टच करने की वजह से भी हो सकता है, थर्मल टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है और केमिकल की वजह से भी हो सकता है। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? आ गई सर। आ गई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल। स्ट्रक्चर ऑफ मसल में पहले आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पहले हल्का सा एक आइडिया देता हूं। पहले जो पुराने टाइम पे मैंने आपको मसल की स्ट्रक्चर बताई थी, क्या किसी को याद है? ये भूल गए सब? अरे है या नहीं है याद? यस सर। वो सार्कोमेर वाली बेटा एक ही होती है, बताओ। याद है सर। याद है तो चलो अभी मैं पूछता रहूंगा, आप आंसर देते जाना। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल। ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ स्ट्रक्चर ऑफ मसल के बारे में। देखो जैसे ये ठीक है, ये जो अंदर की तरफ दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे राउंड से, ये क्या है? मसल फाइबर। और आप लोग जानते हैं मसल फाइबर की कवरिंग को हम बोलते हैं सार्कोलेमा।
क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। सर्कुलम। अब इन मसल फाइबर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए देखो बीच में मैं येलो कलर का बना रहा हूँ, ये जो है ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एंडोमाइसियम। हाँ, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसको नाम देते हैं हम एंडोमाइसियम। ठीक है, तो एंडोमाइसियम ने क्या करा? मसल फाइबर्स को आपस में जोड़ दिया और जो स्ट्रक्चर बना दी उस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे आप? फेसिकुलस। ठीक है, फेसिकुलस। और फेसिकुलस की कवरिंग को आप नाम दोगे पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? अब इस तरीके से नंबर ऑफ फेसिकुलस आपस में जुड़ गए और जो स्ट्रक्चर बन गई उस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? मसल। और मसल्स की कवरिंग को बोलोगे एपीमाइसियम। ठीक है, अब मसल्स आपस में, जैसे ये तो एक मसल हो गई, अभी तो ये सिंगल मसल है, अब ये सिंगल मसल जो है ग्रुप में इकट्ठी हो गई, तो ग्रुप में, तो ग्रुप ऑफ मसल इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ मसल को क्या कहेंगे हम? मसल बंडल। क्या बोलेंगे? मसल बंडल। और उस मसल बंडल की कवरिंग को बोलेंगे फेशिया। नहीं बात समझ में? अरे बोलो, समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब अगर हम एक मसल फाइबर को बाहर की तरफ निकाल लें, जैसे मसल फाइबर की बात कर रहे हैं, जैसे सपोज ये मसल फाइबर है, तो मसल फाइबर है ये तो हो गया मसल फाइबर। तो मसल फाइबर की कवरिंग को क्या बोलोगे आप? सार्कोलेमा। और मसल फाइबर के अंदर जो फ्लूइड फील्ड होगा उस फ्लूइड को क्या बोलोगे आप? सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म। अब सार्कोप्लाज्म में दो चीजें होंगी, एक तो होंगी ये इस तरीके से जिनको बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। क्या है ये? मायोफिब्रिल। ठीक है, और एक बड़े बड़े से होते हैं जिनके अंदर कैल्शियम का स्टोरेज होता है, उनको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? ये स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब जिस वक्त मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। अरे बोलिए हाँ या ना? तो क्या होता है? अब सार्कोप्लाज्म में कब कैल्शियम ज्यादा होगा कब कम होगा इस बात को देख लो। तो जिस टाइम मसल्स क्या होगी? रिलैक्स कंडीशन में रहेगी, रिलैक्स कंडीशन में रहेगी, उस समय लेस कैल्शियम होगा इन सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म में लेस कैल्शियम होगा क्योंकि सारा कैल्शियम किसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, यानी कि ये कौन सी कंडीशन में है? रिलैक्स कंडीशन में। लेकिन जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल्स में जब क्या होगा बेटा जल्दी बोलो? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम चैनल क्या हो जाएंगे? जल्दी बोलो। ओपन हो जाएंगे। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलकर किस में आ जाएगा? सार्कोप्लाज्म में। ठीक है, इसलिए सार्कोप्लाज्म में मोर कैल्शियम हो जाएगा इन सार्कोप्लाज्म। नहीं बात समझ में आई? इसका मतलब जब मसल रिलैक्स कंडीशन में होता है उस समय सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम कम होता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन का टाइम होता है उस समय कैल्शियम ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम चैनल जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो ओपन हो जाता है और कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलकर किस में आ जाता है? सार्कोप्लाज्म में। नहीं बात समझ में आई? अब जो ये मायोफिब्रिल होता है बेटा, इस मायोफिब्रिल में दो तरीके के जोन दिखाई देते हैं। एक डार्क जोन होता है, डार्क जोन, लाइट जोन, जिसको हम बोलते हैं ए बैंड यानी कि एनाइसोट्रोपिक बैंड, और एक होता है लाइट जोन जिसको हम नाम देते हैं आई बैंड यानी आइसोट्रोपिक बैंड।
ठीक है, तो इस तरीके से अगर मायोफिब्रिल की आप स्ट्रक्चर देखते हो तो इस तरीके से दिखाई देगा मायोफिब्रिल। इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि ये तो लाइट एरिया हो गया, तो ये हो गया आई बैंड, ये ए बैंड, ये आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, यानी कि अल्टरनेटिवली आई और ए बैंड प्रेजेंट होंगे। इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टीरिएशन। तो जिन मसल्स के अंदर स्टीरिएशन होता है उनको बोलते हैं स्टीरिएटेड मसल, और जिनमें स्टीरिएशन नहीं होता उन्हें बोलते हैं नॉन स्टीरिएटेड। तो नॉन स्टीरिएटेड मसल्स का एग्जांपल कौन सा हो गया? मसल। और स्टीरिएटेड मसल का एग्जांपल क्या हो गया? कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स। अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? अब बेटा क्या होता है, जो बाहर की तरफ जो सार्कोलेमा होती है मसल फाइबर की, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है और मायोफिब्रिल्स को चारों तरफ से सराउंड कर लेती है। मायोफिब्रिल्स को चारों तरफ से क्या कर लेती है? सराउंड कर लेती है। इसको हम नाम देते हैं टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल की फुल फॉर्म होती है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। तो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल क्या है? ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि इट इज फॉर्म्ड बाय सस्पेंडिंग ऑफ सार्कोलेमा एंड सराउंड द मायोफिब्रिल एज कर्टेन। किसकी तरह सराउंड करता है बेटा? एज कर्टेन। जैसे एक पर्दा होता है उसकी तरह चारों तरफ से सराउंड कर लेता है। किसको? मायोफिब्रिल्स को। नई बात समझ में आई? आ गई सर। अरे बोलो बेटा, आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो अभी पहले थोड़ा सा इतना ही तो स्ट्रक्चर आपको मसल्स की मेरे ख्याल से क्लियर होगी जो मैंने बताई है आपको। यस ठीक है, सर। हाँ चलो पहले इतना पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है ए मसल इज कवर्ड बाय ए शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एपीमाइसियम। ऑब्वियस ही बात है, मसल्स की कवरिंग को क्या बोलते हो आप? एपीमाइसियम। इनसाइड द एपीमाइसियम ए मसल हैज मैनी मसल फाइबर अरेंज्ड इन बंडल्स कॉल्ड फेसिकुलाई। और फेसिकुलाई की कवरिंग को क्या बोलते थे? Each fasciculus is surrounded by a sheath of connective tissue called perimysium. The muscle fiber are parallel to each other in the fasciculus and surrounded by a connective tissue called endomysium. The muscle bundle are further bound together by a common collagenous sheath of connective tissue called fascia. बताया था मैंने, मसल बंडल किससे सराउंडेड होते हैं? फेशिया से। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब आती हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। तो मसल्स कितने टाइप की बताई थी मैंने आप लोगों को? 3 टाइप। सबसे पहले स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स। इनका डिफरेंस मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, याद होगा? ठीक है, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ पहले, आपको शायद थोड़ा याद आ जाएगा कि किस तरीके से थी। देखिए 3 तरीके की मसल बताई थी मैंने आपको। बताई थी स्केलेटल मसल, एक बताई थी स्मूथ मसल, और 3rd नंबर पे बताई थी क्या? कार्डियक मसल। तो स्केलेटल मसल मैंने इस तरीके से बताई थी कि इस तरीके से मसल फाइबर होते हैं। याद आ रहा है? स्मूथ मसल जो होती बेटा स्पिंडल शेप या फ्यूजिफॉर्म शेप थी, इस तरीके की मसल्स थी, इस तरीके से मसल फाइबर थे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर थोड़ा डार्क पेन ले लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, और कार्डियक मसल्स जो थी बेटा वो इस तरीके से थी। याद आ रही है? यस सर। तो स्केलेटल मसल्स की शेप कैसी थी? सिलिंड्रिकल। स्मूथ मसल की शेप कैसी थी? स्पिंडल या फ्यूजिफॉर्म। अरे याद आ रहा है? और कार्डियक मसल्स की कैसी थी? सिलिंड्रिकल। ठीक है, और इसका देखो एंड, अगर आप देखो तो एंड कैसा है? इसका ब्लंट, चौड़ा है। इसका कैसा है? टेपर्ड। और इसका भी कैसा है? ब्लंट। नहीं समझ में आ रही बात? आ गई सर।
हाँ पहले बता भी चुका हूँ मैं। तो देखो वही लिखा है, स्केलेटल मसल कैसी होती हैं, सिलिंड्रिकल होती हैं, दीज आर स्पिंडल शेप्ड और फ्यूजिफॉर्म और दीज आर सिलिंड्रिकल। अगला डिफरेंस है, देयर एंड्स आर ब्लंट, इसका ब्लंट एंड चौड़ा होता है, देयर एंड्स आर टेपर्ड और देयर एंड्स आर ब्लंट। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा ये बताइए, तीनों मसल्स में से ब्रांचिंग किसके अंदर प्रेजेंट होती है? Cardiac. और ब्रांचिंग को कौन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर? ओब्लिक ब्रिज, बताया था। पब्लिक ब्रिज। ये ब्रांच्ड है फाइबर्स, ये अनब्रांच्ड फाइबर है और ये अनब्रांच्ड फाइबर्स है। चलिए अच्छा, इनमें जो फाइबर्स होते हैं मसल फाइबर्स वो बंडल्स में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल करके मिलते हैं, इन शीट एंड स्मॉल बंडल्स की फॉर्म में मिलते हैं। और यहाँ पे 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं। कैसा नेटवर्क बना लेते हैं? कार्डियक मसल्स फाइबर कैसा नेटवर्क बना लेते हैं? 3 डायमेंशन। ठीक है। हाँ, अगर ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो ब्लड सप्लाई स्केलेटल मसल्स के अंदर अबंडेंस बहुत ज्यादा होती है। ब्लड सप्लाई स्मूथ मसल्स में पुअर होती है और कार्डियक मसल्स में दे आर रिच इन ब्लड सप्लाई रिच होती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई स्केलेटल मसल्स में होगी, उससे कम होगी कार्डियक मसल्स में, और सबसे कम ब्लड सप्लाई किसके अंदर होगी? स्मूथ मसल्स के अंदर होगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगला मैंने आपको बताया था कि स्केलेटल मसल्स हमारी विल पावर से रेगुलेट हो जाती है, इसलिए नेचर ये होती है इनवॉलंटरी और ये भी Involuntary. अच्छा दूसरी बात एक बार बताइए, मैंने आपको बताया था चूंकि वॉलंटरी है तो किससे कंट्रोल होंगी? सीएनएस से, एएनएस से? सीएनएस। तो ठीक है, तो यानी कि सीएनएस के थ्रू किसके थ्रू कंट्रोल होंगी? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व की हेल्प से, है ना। और यहाँ पे ये किससे कंट्रोल होंगी? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया था इंटरकैलेटेड डिस्क, याद आया? इंटरकैलेटेड डिस्क कौन सी मसल के अंदर थी? Cardiac. हाँ, तो इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट। ठीक है। अच्छा स्टीरिएशन किसके अंदर मिलता था? कार्डियक और स्केलेटल। हाँ, तो यानी कि ये भी स्टीरिएटेड है, ये नॉन स्टीरिएटेड है और ये भी स्टीरिएटेड होता है। ठीक है। और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलती है। हाँ, चलिए अगला डिफरेंस। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया स्केलेटल मसल्स में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया मॉडरेटली अबंडेंट, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूअर और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंट। इसका मतलब सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कार्डियक मसल से मिलेंगे, उससे कम मिलेंगे आपके स्केलेटल मसल में, और सबसे कम होंगे स्मूथ मसल्स में। अगला डिफरेंस है मायोग्लोबिन का। मायोग्लोबिन प्रोटीन क्या होता है? जैसे हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड भी करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का स्टोरेज भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है। सेम इसी तरीके से मसल्स होती हैं, मसल्स के अंदर भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है, वो मायोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का स्टोरेज करता है। ठीक है। तो मायोग्लोबिन जो होता है बेटा स्केलेटल मसल्स में अबंडेंट होता है, स्मूथ मसल्स में पुअर होता है और कार्डियक मसल्स में भी अबंडेंट होता है। इसका मतलब स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स के अंदर अबंडेंट है और स्मूथ मसल्स के अंदर बहुत ही कम है, पुअर है। क्लियर? Yes, sir. अब ये बताइए स्टीरिएशन अब्सेंट किस में होगा? स्मूथ मसल्स के अंदर। ठीक है। और स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स में इसकी स्टीरिएशन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। लेकिन डिफरेंस इस बात का है कि स्केलेटल मसल का जो स्टीरिएशन होता है वो कॉन्स्पिशियस होता है। कॉन्स्पिशियस का मतलब क्लियरली विजिबल होता है, साफ साफ दिखाई देता है हमें डार्क एरिया और लाइट एरिया। लेकिन कार्डियक मसल्स के अंदर जो स्टीरिएशन होता है वो फेंट होता है, यानी कि नॉट क्लियरली विजिबल, यानी कि क्लियरली विजिबल नहीं होता। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. ठीक है। अच्छा स्केलेटल मसल्स के जो मसल फाइबर होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन क्विकली होता है, यानी कि दे कॉन्ट्रैक्ट क्विकली, ये क्विकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दे कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, ये बहुत धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल फाइबर, और दे शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। जबकि कार्डियक मसल्स के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि एक मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दूसरे में रिलैक्सेशन, फिर तीसरे में कॉन्ट्रैक्शन होगा, चौथे में रिलैक्सेशन। इस तरीके से रिदम की फॉर्म में चलता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि स्केलेटल मसल्स दे इजीली गेट फैटिक, ये थक जाती हैं जल्दी से, लेकिन जो स्मूथ और कार्डियक मसल्स है नेवर फैटिक, डू नॉट फैटिक। बताया था, हमेशा काम करती हैं। Yes, sir. Yes, sir. अगला है गैप जंक्शन। बेटा गैप जंक्शन जो होता है बेटा स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर गैप जंक्शन अब्सेंट होता है। गैप जंक्शन 2 में मिलता है, एक तो मिलता है कार्डियक मसल फाइबर में तो मिलता है और स्मूथ मसल में भी मिलता है। लेकिन मैंने आपको बताया स्मूथ मसल 2 टाइप की बताई थी, एक बताई थी सिंगल यूनिट, एक बताई थी मल्टी यूनिट। तो सिंगल यूनिट के अंदर तो गैप जंक्शन प्रेजेंट होगा, लेकिन मल्टी यूनिट के अंदर गैप जंक्शन अब्सेंट होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ?
Yes, sir. Yes, sir. तो देखो लिखा है गैप जंक्शंस आर प्रेजेंट इन सिंगल यूनिट स्मूथ मसल बट एब्सेंट इन मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरेटेड मसल। स्टीरेटेड मसल यानी किसका जिक्र कर रहे हैं? स्केलेटल मसल का। किसका जिक्र कर रहे हैं? Skeletal. Skeletal muscle. स्केलेटल मसल। और बेटा देखो, एक अच्छा डॉक्टर वही इंसान बन सकता है या एक अच्छा मेडिकल स्टूडेंट बन सकता है जो ऐसे पुरानी बातें भी याद हो, क्योंकि हर चीज को जब इंटर रिलेट करेगा तभी तो उसके दिमाग में एक स्टोरी बनेगी कि क्या हो रहा है। तो अगर आप पुरानी चीजों को, जो मैंने मसल्स पढ़ाया था, अगर आप वो पढ़ोगे नहीं, उस चीज को याद करके नहीं आओगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है कि आप आगे का याद कर रहे हो, पीछे का पढ़ भूलते जा रहे हो। तो फायदा क्या हो रहा है इसका? तो मतलब जीरो हो रहा है ना। आप आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो, फिर पीछे आओगे, फिर आगे बढ़ोगे, फिर पिछला भूलते जाओगे। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। इसलिए रिवीजन को प्रॉपर टाइम दो आप लोग। ठीक है। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो इतने टेस्ट होने के बाद भी एनिमल हिस्टोलॉजी अच्छे से याद नहीं है, मसल्स अच्छे से याद नहीं है। मानते हो नहीं मानते इस बात को आप लोग? Yes, sir. अरे बोलो। बस एक ही बच्चा मानता है इस बात को, बाकी सारे हीरो हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है ना। सलेक्शन लेना एक आर्ट है। सलेक्शन, तुम ये सोच रहे हो कि दिन रात आप किताब लेके बैठे रहोगे आपका सलेक्शन हो जाएगा, तो ये बहुत ही बड़ा ख्याली पुलाव है। आपने सिर्फ दिमाग में एक इमेज बना रखी है कि किताब पकड़ने से सलेक्शन होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान 2 घंटे या 3 घंटे भी किताब पकड़ ले उसका भी सिलेक्शन होता है। फर्क इस बात पे है कि आप क्या चीज याद करते हो और कितने टाइम में याद करते हो, कितना आप याद रखते हो। और सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो रिवीजन करता है प्रॉपरली। आदमी पढ़ता जा रहा है, भूलता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, रिवीजन कर नहीं रहा। फायदा क्या है उसका? आप बताओ ना। ठीक है ना। सर पर आगे का भी पढ़ने का बहुत रहता है, पर रिवीजन भी। बेटा रोने वाला आदमी हमेशा रोता रहता है, उसको कोई हंसा ही नहीं सकता, और हंसने वाले को कोई रुला नहीं सकता। हमारे देखो, मैं एक बात बताता हूँ। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स ना बीच में मुझे बताने जरूरी हैं ताकि आपको वो स्ट्रेंथ मिले। मैंने पुअर डैड और रिच डैड की मैंने वो पढ़ी थी कहानी। Rich Dad Poor Dad. हाँ, वो Yes, जो sir. की बात। तो उसमें क्या है, उसमें सारी बातों का एक ही निचोड़ था। उसने कहा था कि कामयाब होने के लिए इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, साइकोलॉजी का अच्छा होना जरूरी है। मतलब कहने का यह है कि नीट में सिलेक्शन के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो, आपकी साइकोलॉजी का सही होना जरूरी है। यानी कि साइकोलॉजी में क्या चीजें आती हैं कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं है, आपका पढ़ने का तरीका सही है या नहीं है, आपका टाइम टेबल बिल्कुल सही है या नहीं है, आप प्रॉपरली रिवीजन करते हो या नहीं करते हो, आप प्रॉपर क्लास करते हो नहीं करते हो, आप प्रॉपर टेस्ट देते हो नहीं देते हो। अगर ये सब चीजें आती हैं साइकोलॉजी में, अगर आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल में है तो 101% आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, चाहे आपके 12th में कितने खराब मार्क्स आए हों, चाहे 10th में कितने खराब मार्क्स आए हों। मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जिनकी 2nd डिवीजन या 3rd डिवीजन थी और वो आज डॉक्टर है, क्योंकि साइकोलॉजी उनकी ठीक थी और उनकी साइकोलॉजी में एक बात बैठी हुई थी, मुझे सिलेक्शन लेना है। इसलिए मैं बताता हूं इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, साइकोलॉजी का ठीक होना जरूरी है। तो अपनी साइकोलॉजी पर वर्क करो। कई लोग साइकोलॉजी में बहुत सारी चीजें आती हैं, कुछ लोग मोबाइल्स में लगे रहते हैं, कुछ मोबाइल में लगे रहेंगे, कुछ लोग वीडियो गेम में लगे रहेंगे, कुछ यूट्यूबर बन जाएंगे, यूट्यूब पे देखते रहेंगे कुछ ना कुछ फेसबुक का कीड़ा लगा रहता है, कुछ लोगों में व्हाट्सअप का कीड़ा। ये सब साइकोलॉजी तो है, आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल में नहीं है। कुछ लोग फोन्स पे बहुत बात करते हैं, ये सब साइकोलॉजी को अगर आप कंट्रोल में कर लो तो यू आर ए डॉक्टर, कोई रोक नहीं सकता। आप क्या सीखते हो मेरी बात, या बैठ जाते हो ऐसे ही? सीखते हैं सर। ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे जो बीच में जो है टिप्स आते रहते हैं, इनको बेटा दिमाग में रखो। ऐसा नहीं है कि जैसे आग बुझ जाती है एकदम से, वो काम नहीं करना है, इसको जले रहना है, इसको दिए की तरह जला के रखो मन के अंदर। भावनाओं पे कंट्रोल रखो, पढ़ने पे ध्यान दो, 101% सिलेक्शन होगा। और रोना नहीं है कि हमें पढ़ना है, भगवान कैसे याद करें। अरे भाई सभी कर रहे हैं ना, पूरी दुनिया के लिए है, पूरे इंडिया के लिए है, ये कोई खास तुम्हारे लिए थोड़ी ना है। तो क्यों ऐसा सोच रहे हो? जब सभी कर रहे हैं तो तुम्हें भी करना है। मैं तो एक बात जानता हूं कि अगर पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही को ही होता वो काम, तो मैं मानता कि तुम्हारी किस्मत खराब है, लेकिन किस्मत तो पूरी इंडिया के स्टूडेंट्स की खराब है। तो क्या सारे के सारे रोने बैठ जाएंगे? क्या सिलेक्शन नहीं होगा?
तो फिर फायदा क्या है? जो चीज हो चुकी है उस पर रोकर फायदा क्या? उसको करने में फायदा है ना। यस ठीक है ना। चलिए Yes, sir. अब जो बातें मैंने ये पूरी बताई हैं, ये पूरी सारांश की फॉर्म में बच्चों को मैंने दे दी। ठीक है, देखो लिखा हुआ है स्केलेटल मसल कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर। और मसल फाइबर क्या है? एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल, या उनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। यानी कि मैंने आपको बताया था, अगर आपसे पूछें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल इज, तो आप टिक लगाओगे मसल फाइबर पे। और अगर आपसे पूछें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज, तो आप किस पे टिक लगाओगे? सार्कोमियर। अगला है देखो, अब मसल फाइबर कवर्ड बाय सार्कोलेमा, एनक्लोज सार्कोप्लाज्म। और सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या थे? मैनी न्यूक्लियाई थे, क्योंकि हम स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मसल फाइबर कंटेन पैरेलली अरेंज्ड मायोफिब्रिल्स होते हैं, और मायोफिब्रिल्स के पास हैविंग ऑल्टरनेटिवली लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। और उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? अरे आगे आगे बोला करो। स्ट्राइएशन। हाँ, अब जो सार्कोलेमा है बेटा, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाता है, इन्वेजिनेट करके टी ट्यूब्यूल्स ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल बोलते हैं। और ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल किसको सराउंड कर लेता है? मायोफिब्रिल्स को सराउंड करता है लाइक ए कर्टेन। ठीक है, चलिए अगला है। अब जो सिंगल मायोफिब्रिल्स होते हैं बेटा, उसके अंदर थिक मायोफिलामेंट होते हैं और थिन मायोफिलामेंट होते हैं। थिक मायोफिलामेंट में मेनली क्या होता है? मायोसिन प्रोटीन होता है। और थिन मायोफिलामेंट में मेनली क्या होता है? एक्टिन प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए अगला है बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? इसको स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम कहते हैं, और रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। और मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या देने का काम करता है? कैल्शियम देने का काम करता है। अरे नहीं, बात समझ में आ रही है? आ गई। चलिए, अब ये भी बात मैंने आपको पहले बता रखी है, जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नया है, स्पीड बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब पढ़ोगे ही नहीं तो किसी को स्पीड तेज लग रही होगी। बेटा मैंने सब पहले बता रखा है। देखो सबको दिखाई दे रहा है? बोलो। यस सर। ये जो ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? थिन मायोफिलामेंट। थिन मायोफिलामेंट। और थिन मायोफिलामेंट मेनली किसके बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन के। और ये जो बीच में रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये है थिक मायोफिलामेंट। थिक मायोफिलामेंट। और थिक मायोफिलामेंट किसके बने होते हैं? जल्दी से बताओ। मायोसिन। और एक्टिन और मायोसिन को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हाँ। और बेटा जो थिक मायोफिलामेंट है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसकी लेंथ को हम क्या बोलते हैं? ए बैंड। ए बैंड। और चूंकि ये थिक होता है, थिक मायोफिलामेंट है, यानी कि ये मायोसिन है, इसीलिए ये कैसा होता है? डार्क होता है, डार्क बैंड होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो रेड वाला पार्ट नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड आई बैंड। और आई बैंड में चूंकि मायोसिन नहीं है, इसलिए कैसा होता है? लाइट है, लाइट। ठीक है, और आई बैंड के बिल्कुल मिड में क्या प्रेजेंट होती है? जेट लाइन। जेट लाइन। और दो जेट लाइन के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमियर बोलते हैं। और ए बैंड के बीच में जो लाइटर एरिया होता है, ये जो एरिया है एच जोन, हैंसन जोन। और इसके बीच में जो मिड लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड एम लाइन। और देखो इधर देखो, एक्टिन और मायोसिन के बीच में जो ये ओवरलैपिंग एरिया है, ये वाला, ये जो ओवरलैपिंग एरिया, दिस इज कॉल्ड ओ बैंड, यानी कि ओवरलैपिंग बैंड। अरे बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, हाँ, ओवरलैपिंग बैंड। अच्छा, अगर सार्कोमियर की हम देखें तो सार्कोमियर किस चीज से कंपोज हो रहा है? देखो सार्कोमियर में एक तो क्या है? मायोसिन प्रोटीन है,
और 2 हाफ आई बैंड है। देखो, एक हाफ ये हो गया, यस सर, एक हाफ ये हो गया और एक मायोसिन हो गया। नहीं बात समझ में आई? सर आ गई सबको? यस सर, अरे बोलिए। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. और अगर थिक मायोफिलामेंट की बात करो, मायोसिन की, तो बेटा ये याद करना पड़ेगा, मायोसिन चारों तरफ 6 एक्टिन से सराउंड होता है। कितने एक्टिन से सराउंड होता है? 6 है। और एक एक्टिन चारों तरफ कितने मायोसिन से सराउंड होता है? 3 मायोसिन से। 3 मायोसिन। क्लियर है सबको? अरे बोलो। और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ये बताओ, एक्टिन की मूवमेंट होती है, मायोसिन की मूवमेंट होती है? एक्टिन की मूवमेंट होती है। किसकी मूवमेंट होती है? यानी कि एक्टिन मूवमेंट करता है ओवर द मायोसिन। ठीक है, यानी कि एक्टिन मूव करता है, मायोसिन मूव नहीं करता, नॉट मूव ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। अरे बात समझ में आई? तो चूंकि जब एम मूव ही नहीं कर रहा, मायोसिन मूव ही नहीं कर रहा, इसीलिए ए बैंड क्या होता है? कांस्टेंट। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय ए बैंड भी कांस्टेंट रहता है और आई बैंड भी कांस्टेंट रहता है। सॉरी, जेड लाइन भी कांस्टेंट रहती है। अरे याद आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा, भूल गए? ठीक है। हाँ, जब कॉन्ट्रैक्शन होता था उस समय क्या क्या चीज रिड्यूस होती थी? आई बैंड, एच बैंड और सार्कोमेर। हाँ, ये तीनों चीजें रिड्यूस हो जाती थी। ठीक है, लेकिन जेड लाइन चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि आई बैंड जितना राइट साइड से रिड्यूस होगा उतना ही लेफ्ट साइड से रिड्यूस होगा। तो जेड लाइन तो बीच में रहेगी ना, तो जेड लाइन और ए बैंड नॉट चेंज। अरे क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये मैं अगले टर्न पे आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ से मुझे याद दिला देना, यहाँ से करवाना है डार्क ए बैंड से। ठीक है, और अगले टर्न पे कोई क्लास मत छोड़ना, क्योंकि मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत डीपली पढ़ाऊंगा। आप लोगों ने सोचा नहीं। So next class, क्या चीज? so next class 1 जन को, 1 जन को। 1 जैन को मतलब आज क्या है? आज मंगलवार है ना? Yes, हाँ, Tuesday. तो नेक्स्ट क्लास वही होगी जैसे होती है शेड्यूल के हिसाब से। Okay, sir. ठीक है ना? एक Yes, sir. तुम सोच रहे होंगे कि न्यू ईयर की छुट्टी No, sir. नहीं। अगर ऐसा कोई अनाउंसमेंट होगा तो आपको मिल जाएगा। वैसा अभी हमें कोई अनाउंसमेंट मिला नहीं, इसलिए क्लास रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास आप सबको समझ में आई बच्चों? Yes, sir. Yes sir. तो चलो बेटा, जल्दी से नाश्ता वास्ता कर लो, खा पी के अपना बैठ के पढ़ाई करो। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया 15 मिनट में रिवाइज करो, फिर अपने और सब्जेक्ट को पढ़ो। ठीक है? Thank you, sir. ओके बेटा, Okay. बेटा, Thank you, sir. बाय बेटा। Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.